हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुवंशिका एंड आज मैं आप सभी को ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को वन शॉट में पूरा रिवाइज कराने जा रही हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो फूड इंजेशन। फूड जो है, इंजेस्ट फूड जो होता है, फूड इन एलिमेंट्री कैनाल। इंजेस्ट फूड हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जाता है। जैसे तो हम बहुत कुछ खाते हैं तो वो हमारे जो बहुत कुछ खाते हैं तो वो जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है वो माइक्रो मॉलिक्यूल में टूट के यानी एब्जॉर्ब होते होते यानी कि डाइजेस्ट होते होते वो एब्जॉर्ब होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज में टूटता है, जो प्रोटीन्स होता है वो एमिनो एसिड में टूटता है और जो फैट होता है वो फैटी एसिड में टूटता है। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा कंपाउंड्स है, वो मैक्रो मॉलिक्यूल है और वो टूट के माइक्रो मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाता है जो हम जिसे हमारा बॉडी ऑब्जर्व कर सकता है। उसी तरह जो प्रोटीन्स होता है वो एमिनो एसिड टूटने पे बनता है। फैट जो होता है वो फैटी एसिड बनता है। जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है हमारा वो पहले सिंपल मॉलिक्यूल में टूटता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन इन ब्लड, फिर हमारे ब्लड में उसका एब्जॉर्प्शन होता है एंड देन मॉलिक्यूल जो होता है वो ट्रांसपोर्ट टू सेल। जब हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होकर वो सारे मॉलिक्यूल आ जाते हैं तो वो हमारे सेल में जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन होता क्या है? जब ग्लूकोज एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड हमारे टूटते हैं यानी कैटाबोलिज्म मतलब टूटना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को बनाते हैं और एटीपी यानी एनर्जी को बनाते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में होता है वो रिलीज हो जाता है बाय सेल, ठीक है, और जो एटीपी एनर्जी के रूप में प्रोड्यूस होता है वो यूटिलाइज कर लेता है हमारा बॉडी। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या रोल होता है? तो यूटिलाइज्ड बाय सेल टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स हम ग्रहण किए हैं जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, जो टूटने के बाद हमारे बॉडी में आए तो उसको और ज़्यादा अच्छे से ब्रेक डाउन करने के लिए ग्लूकोज यानी कि ऑक्सीजन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन, जहाँ पे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलने के बाद जब ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन को हम सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2 एंड 38 एटीपी एनर्जी हमको प्रोड्यूस होके मिलता है। फिफ्थ पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमोसफेयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग, कॉमनली कॉल्ड रिस्पायरेशन। जब हमारे इन्वायरमेंट में जो हमारे ऑक्सीजन है और हमारे बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दोनों का एक्सचेंजेज होता है तो उस क्रिया को हम ब्रीदिंग कहते हैं और इसको हम मिला के रिस्पायरेशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिपेंड अपॉन रिस्पायरेटरी ऑर्गन। मतलब कि हमारा जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है हमारे रहने के स्थान से भी डिपेंड होता है, यानी जैसे कि उनका हैबिटेट पे डिपेंड करता है वो कि वो जीव कहाँ रह रहा है, उस हिसाब से भी उसका रिस्पायरेटरी ऑर्गन डिसाइड होता है। जैसे कि इन वाटर बहुत सारे जीव होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं जैसे कि फ़िश, तो वो क्या करेंगे, यूज करेंगे गिल्स का। और जैसे कि लैंड पे मैमल्स पाया जाता है वो मेनली यूज करेगा लंग्स का। जो गिल्स का यूज़ करता है उसमें ब्रैंकियल रिस्पायरेशन होता है और जो लंग्स का यूज होता है करता है उसे पल्मोनरी रिस्पायरेशन होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जो भी ऑर्गेनिज्म है हमारे पृथ्वी पे तो हर एक जीव का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है यानी कि उनका बॉडी जो बना होता है वो अलग अलग तरह से बना होता है। तो हमारा जो यूनिवर्स शुरू हुआ था तो सबसे पहले सेल लेवल पर कोई भी जीव बना था। बहुत सारे सेल के मिलने से टिश्यू बना, बहुत सारे टिश्यू के मिलने से ऑर्गन बना, फिर ऑर्गन सिस्टम बना और फिर एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ। तो हम ये देखते हैं कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कौन से जीव आते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज जो होता है, सॉरी, जो फाइलम पॉरीफेरा के जीव होता है जैसे कि स्पंज आता है तो वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है यानी कि सिर्फ सेल से उनका शरीर बना होता है पूरा। अब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें तो इसमें 3 फाइलम आता है। पहला हो गया सिलेंट्रेटा, दूसरा नाइडेरिया, तीसरा टिनोफोरा। ये सब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें। अब ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले जो जीव है वो प्लेटीहेल्मिन्थीज है। और एक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जीव जो है वो एस्कलमेंथीज है।
इन जो 4 5 6 7 जीव हैं, इसमें जो डिफ्यूजन होता है वो यानी कि सिंपल डिफ्यूजन होता है अक्रॉस बॉडी सरफेस। जो रिस्पायरेशन होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। नेक्स्ट बात कर लें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा एस्कलमंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिक्वार्डेटा एंड क्वाड्रेटा। तो जो एनिलिडा है उसका एग्जांपल अर्थवर्म है। अर्थवर्म को हम फार्मर ऑफ फ्रेंड भी बोलते हैं, जिसमें मॉइस्ट क्यूटिकल पाया जाता है। दूसरा है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में गिल्स होता है, बुक गिल्स होता है, बुक लंग्स होता है और ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है। और मोलास्का जो है उसमें गिल्स जो होता है फिदर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इकाइनोडर्माटा में ट्यूब फिट पाया जाता है और हेमिक्वाडाटा में गिल्स पाया जाता है। अब नेक्स्ट बात कर ले क्वाडाटा में। तो क्वाडाटा में मेनली आता है फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया एंड वॉट्स। जो फिश होता है वो उसमें गिल्स पाया जाता है, और जो एम्फीबिया होता है उसमें गिल्स, लंग्स, स्किन, बकल कैविटी ये सारे पाए जाते हैं। और जो रेप्टाइल, बर्ड्स को हम एवीज भी कहते हैं, एंड मैमल्स, इसमें सारे में लंग्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रिस्पायरेशन करने का जो प्रोसेस होता है क्या होता है। तो रिस्पायरेशन करने का जो प्रोसेस होता है वो मेनली पहला तो हम इन्वायरमेंट से मतलब कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करेंगे पहला। ठीक, तो पहला तो ब्रीदिंग जो होता है वो पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है। ठीक है, फिर वो पल्मोनरी वेंटिलेशन आगे जाके एल्वुलाई और पल्मोनरी कैपिलरी में एक्सचेंजेज होता है। पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन आता है वो पल्मोनरी वेंटिलेशन के थ्रू आता है, और फिर हमारा जो सबसे पहला एक्सचेंजेज होता है गैसों का वो एल्वुलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी के थ्रू होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है पल्मोनरी कैपिलरी से एल्वुलाई में जाता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो एल्वुलाई से हमारे पल्मोनरी कैपिलरी में आता है। फिर नेक्स्ट हम आगे यानी ट्रांसफ़र करेंगे। जब ट्रांसफ़र करेंगे गैसेस, ट्रांसफ़र ऑफ गैसेस कैसे होता है, तो इसमें इंटरनल रिस्पायरेशन होता है। इंटरनल रिस्पायरेशन में क्या होता है, एक्सचेंज बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरी एंड टिश्यू। इसमें सिस्टमिक कैपिलरी एंड टिश्यू में यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। इसमें क्या करता है, सिस्टमिक कैपिलरीज से ऑक्सीजन हमारे टिश्यू में जाते हैं, और टिश्यू में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है वो हमारे कैपिलरीज में आ जाता है। नेक्स्ट बात कर लें, जो ये हमारा एल्वुलाई और पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में जो हो रहा था एक्सचेंजेस, उसे हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहेंगे। और जो हमारे सेलुलर लेवल पे जो हो रहा था यानी कि एक्सचेंजेज ऑफ गैस, उसे हम इंटरनल रिस्पायरेशन कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। जो हमारा ह्यूमन का रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, सबसे पहले हमारे जो श्वसन क्रिया का फर्स्ट पार्ट होता है वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होता है। यानी कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल क्या करता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो 1 पेयर अबव लिप्स पाया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे नेजल चैम्बर जो जिसमें फाइन हेयर होता है और म्यूकस होता है। थर्ड हो गया, उसके नीचे आएंगे तो इंटरनल नॉस्ट्रिल जो कि 1 पेयर होता है। उसके नीचे आए तो फेरिंग्स मिलेगा जिसे हम कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर कहते हैं। फिफ्थ आएंगे तो फेरिंग्स के बाद हमारा लैरिंग्स मिलेगा। लैरिंग्स जो होता है वो कार्टिलेजिनियस का बना होता है, और उस जिसे हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। वन ऑफ इट्स कार्टिलेज एपिग्लोटिस कवर ग्लोटिस, वैसा कार्टिलेज जो एपिग्लोटिस हमारे ग्लोटिस को कवर करे। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रैकिया के बारे में। उसके नीचे हम पहले तो फेरिंग्स आ गया, फिर लैरिंग्स आएगा, उसके बाद ट्रैकिया आएगा। ट्रैकिया को हम वाइंड पाइप भी बोलते हैं। ट्रैकिया इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग का बना होता है। मतलब कि जो हमारा ट्रैकिया होता है वो यानी कि वेंट्रली तो ठीक है भाई कवर रहता है, लेकिन डॉर्सली जो होता है वो यानी कि सी से बोलते हैं, यानी कि पूरा कंप्लीट रिंग नहीं होता, उसे हम सी से बोलते हैं। एट द लेवल ऑफ 5th थोरेसिक वर्टिब्रा ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू प्राइमरी ब्रोंकी। जब हम 5th थोरेसिक 5 कार्टिलेज हो गया, ठीक है, तो जो हमारा प्राइमरी ब्रोंकी कहाँ से बनता है, 5th थोरेसिक, जहाँ से 5वां कार्टिलेज आता है सी शेप्ड रिंग का, वहाँ से हमारा प्राइमरी ब्रोंकी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। पहले प्राइमरी ब्रोंकी बनता है, फिर सेकेंडरी ब्रोंकी बनता है, फिर टर्सरी ब्रोंकी, फिर इनिशियल ब्रोंकी। ये सारे जो ब्रोंकी होते हैं यहाँ तक इनिशियल ब्रोंकी तक कार्टिलेजिनियस रिंग पाया जाता है। उसके बाद आ जाता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, फिर एल्वुलर डक्ट, फिर एल्वुलाई।
ये रफ डायग्राम है। सबसे पहले ऊपर इपिग्लॉटिस हो गया, फिर लैरिंक्स हो गया जिसे साउंड बॉक्स कहते हैं, उसके नीचे ग्लॉटिस। एक और पॉइंट, जो ग्लॉटिस होता है वो ट्रैकिया का ओपनिंग होता है, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया जिसे बोलते हैं। फिर प्राइमरी ब्रोंकी आएगा, सेकेंडरी ब्रोंकी आएगा, फिर टर्सरी ब्रोंकी आएगा, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आएगा। इनिशियल ब्रोंक्यूल तक हमारा सी सेप्ट कार्टिलेजिनियस रिंग पाया जाता है, उसके बाद हमारा कार्टिलेजिनियस रिंग नहीं पाया जाता है। उसके बाद हमारा आता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद आता है हमारे रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। नेक्स्ट अब कुछ बातें हम एल्वुलाई पे कर लेते हैं। तो एल्वुलाई जो होता है वो मेन डिफ्यूजन साइट होता है, ठीक है। एल्वुलाई आर इरेगुलर बॉल्ड होता है, हाईली वेस्कुलर थिन वॉल्ड होता है। बोथ लंग्स को मिला के, मतलब दोनों लंग्स को मिला के 300 मिलियन एल्वुलाई हमारे टोटल लंग्स में पाए जाते हैं। ये रफ डायग्राम है हमारा एल्वुलाई और उसकी कैपिलरीज का। इसकी मोटाई जो होता है 0.2 mm होता है। जो हमारा डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा डिफ्यूजन बाउंड्री कौन कौन से मेम्ब्रेन मिलकर बनाता है। तो जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम हमारे एल्वुलाई का हो गया, जो और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि नॉन सेलुलर होता है। इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसमें कोई वेसल्स नहीं होता वो नॉन सेलुलर होता है। और इंडोथीलियम, ये तीन मिला के डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है। और फिर ये हो गया पल्मोनरी कैपिलरी। नेक्स्ट रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम को हम जब डिफाइन करते हैं तो उसको दो भागों में बांटते हैं। पहला हो गया कंडक्टिंग जोन, दूसरा हो गया एक्सचेंज या रिस्पिरेटरी जोन। तो कंडक्टिंग जोन क्या होता है? कंडक्टिंग जोन जो होता है वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल, बाहरी श्वसन तंत्र मतलब एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल जहाँ तक सी सेप कार्टिलेजिनियस रिंग पाया जाता है वहाँ तक कंडक्टिंग जोन होता है। अब कंडक्टिंग जोन का फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन है कंडक्ट द एयर टू रिस्पिरेटरी जोन, हमारे एयर को कंडक्ट करता है रिस्पिरेटरी जोन तक पहुंचाने का। ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, एयर को हमारे बॉडी टेम्परेचर तक लाता है। ह्यूमिडिफिकेशन प्रोवाइड करता है, ट्रैप करता है डस्ट पार्टिकल को और उसको क्लियर करता है एयर को। दूसरा है हमारा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम था, उस पर पहला था रिस्पिरेटरी जोन, दूसरा था यानी पहला था कंडक्टिंग जोन, दूसरा था रिस्पिरेटरी जोन। तो उसका फंक्शन तो देख लिया। अब देखते हैं एक्सचेंज या रिस्पिरेटरी जोन। रिस्पिरेटरी या ब्रोंक्यूल अप टू एल्वुलाई, रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल अप टू एल्वुलाई तक उसे हम जहाँ तक एक्सचेंज होता है गैसों का, जो एक्सचेंज या रिस्पिरेटरी जोन कहाँ से कहाँ तक होता है? रिस्पिरेटरी जोन रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेके एल्वुलाई तक होता है और इसका फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब कुछ पॉइंट हम जान लेते हैं लंग्स के बारे में। जो लंग्स है वो वन पेयर लंग्स होता है और सिचुएटेड होता है थोरेसिक चैम्बर में। और नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो लंग्स का ऊपर दो यानी कि लेयर पाया जाता है। सबसे बाहरी लेयर को हम पैराइटल प्लूरा बोलते हैं जो कि आउटर लेयर होता है। उसके दूसरे लेयर को हम विसरल प्लूरा बोलते हैं, जिससे इनर होता है। इनर वाले टूवर्ड्स लंग्स होते हैं और जो आउटर वाले होते हैं वो टूवर्ड्स थोरेसिक लाइनिंग होता है। और ये दोनों लेयर के बीच में प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है जो हमारे प्रेजेंट होते हैं टू मेम्ब्रेन एंड रिड्यूस फ्रिक्शन, कि हमारे लंग्स कोलैप्स ना कर जाए इस कारण से। इसके बीच में जो थोड़ा सा धंसा हुआ पार्ट है वो यानी कार्डियक नॉच है जहाँ पे हृदय प्रेजेंट होता है और लेफ्ट साइड होता है। और नीचे डोम शेप्ड का डायफ्राम होता है और हमारा लीवर राइट साइड में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बात कर ले थोरेसिक चैम्बर का। तो थोरेसिक चैम्बर जो होता है वो एयर टाइट चैम्बर होता है एंड विच लंग्स आर सिचुएटेड, जहाँ पे हमारा लंग्स प्रेजेंट होता है। ये कैसे बनता है हमारा थोरेसिक चैम्बर, फॉर्म्ड बाय कैसे? तो डॉर्सली, वेंट्रली, लेटरली, बॉटम कैसे? तो डॉर्सल में हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, वेंट्रल में हमारा स्टर्नम होता है, लेटरल में हमारा रिब्स होता है एंड बॉटम में हमारा डायफ्राम होता है। डायफ्राम की कुछ बातें। डायफ्राम जो होती है वो डोम सेप्ट होता है और वो फेरेनिक मसल्स से बना होता है। नोट पॉइंट, any changes in the thoracic chamber volume is directly reflected in pulmonary volume। जब हमारे लंग्स में कोई भी चेंजेज हो रहा है थोरेसिक चैम्बर में तो वॉल्यूम के कारण होता है, उसे हम पल्मोनरी वॉल्यूम कहते हैं। अब हम मैकेनिज्म देख लेते हैं ब्रीदिंग का। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कि हमारे ब्रीदिंग में कौन कौन सा मैकेनिज्म वर्क करता है। तो पहले डायफ्राम हमारे ब्रीदिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। उसके बाद आएगा इंटरकोस्टल मसल्स जिसे ICM बोलते हैं, बिटवीन रिब्स, दो रिब्स के बीच में पाया जाता है। तो इसको दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, पहला इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, दूसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और तीसरा एब्डोमिनल मसल्स। ये तीन जो है वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं।
16 पॉइंट देख लेते हैं हम। प्रिंसिपल बिहाइंड ब्रीदिंग, यानी किसी काम को लेके हम उसके जैसे बोलते हैं ना कि इसकी सफलता के पीछे किसी का हाथ था, उसी तरह ब्रीदिंग के पीछे किसका हाथ था, यानी कि प्रिंसिपल बिहाइंड ब्रीदिंग। तो एयर मूव फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, यानी कि प्रेशर का और वॉल्यूम का हाथ था ब्रीदिंग करने में। 17वां पॉइंट नॉर्मल इनहेलेशन, जब हम सांस लेते हैं तो नॉर्मली हम इनहेल करते हैं एयर को, तो कैसे इनहेल करते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ पी आउटसाइड शुड बी मोर कंपेयर्ड टू प्रेशर इन पी इनसाइड थोरेसिक चैम्बर। जो हमारा प्रेशर आउटसाइड का होता है वो बहुत ज़्यादा होता है हमारे थोरेसिक चैम्बर के अपेक्षा में। उसके बाद क्या होता है, पी आउटसाइड फिक्स्ड होता है कि इतना है, लेकिन हमारा जो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम होता है वो बढ़ते घटते रहता है। तो उस पर हम डिसाइड करते हैं कि वॉल्यूम शुड भी अगर देन मोर है, बहुत ज़्यादा है, तो इट डन बाय दो तरह से, डायफ्राम पे क्या असर पड़ेगा और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल पे क्या असर पड़ेगा। जब डायफ्राम पे क्या असर पड़ेगा, जब हमारा थोरेसिक चैम्बर में वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, तो अगर थोरेसिक चैम्बर में वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो जो हमारा डोम सेप्ट का डायफ्राम होता है वो फ्लैट हो जाएगा। अब जब कोई चीज़ फ्लैट हो गया डोम सेप्ट से, तो उसमें जगह तो ज़्यादा होगा ही, तो उसका वॉल्यूम बढ़ा, यानी वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इंक्रीजेज एंटीरियरली पोस्टीरियरली एंड प्रेशर ऑफ थोरेसिक चैम्बर डिक्रीजेज। जब वॉल्यूम बढ़ा यानी एरिया बढ़ा तो प्रेशर घटेगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स पे क्या प्रभाव पड़ा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद रिब्स एंड स्टर्नम मूव करता है अपवर्ड एंड आउटवर्ड। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज हो जाता है डोर्सोवेंट्रली आगे पीछे की ओर। फिर प्रेशर कम हो जाएगा अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेज। कुछ नोट पॉइंट, वी कैन इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रीदिंग, एग्जाम्पल फोर्सफुल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन बाय यूजिंग एडिशनल सेट ऑफ मसल्स लाइक। जब हम फोर्सफुल्ली इनहेल या एक्सहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसमें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल साथ देता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पायरेटरी वॉल्यूम। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम क्या होता है, जो रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, तो ब्रीदिंग रेट ऑफ एडल्ट, ऐसे ब्रीदिंग रेट क्या होता है एडल्ट में 12 से 16 पर मिनट्स, ठीक है। अब रिस्पायरेटरी वॉल्यूम क्या है, डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ एयर डेट अ पर्सन कैन इनहेल और एक्सहेल इन डिफरेंट कंडीशन। जब कोई पर्सन डिफरेंट कंडीशन, मतलब कि कोई चल के आ रहा है, कोई बैठ के, कोई सोया हुआ है, तो हर कंडीशन में हमारा रिस्पायरेटरी वॉल्यूम अलग अलग होता है। इट इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ डिवाइस स्पायरोमीटर। जो हम रिस्पायरेटरी वॉल्यूम को मेजर करते हैं उसके लिए हमारा जो डिवाइस होता है वो स्पायरोमीटर होता है। नेक्स्ट है टाइडल वॉल्यूम, टीवी जिसे बोलते हैं, वो नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो हम नॉर्मल ब्रीथ करते हैं हर समय, उसी को हम टाइडल वॉल्यूम होता है, और उसका जो रेंज होता है वो 500 ml होता है। माइन्यूट रिस्पायरेटरी वॉल्यूम किसे कहते हैं, जब टाइडल वॉल्यूम को हम ब्रीदिंग रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें वो माइन्यूट रिस्पायरेटरी वॉल्यूम आ जाएगा, और उसका यानी कि डाटा 6000 से 8000 ml पर मिनट है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन वी स्टिल इनहेल एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर बाय फोर्सफुल इनहेलेशन। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो है जो नॉर्मल हम इनहेल सांस ले लिए उसके बाद एडिशनल हम कुछ सांस इनहेल कर रहे हैं, यानी फोर्सफुल ले रहे हैं, तो उस यानी कि वॉल्यूम को फोर्सफुल अगर हम इनहेल कर लें, सांस ले रहे हैं, तो वो हो गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है 2500 से 300 ml होता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन, यानी कि नॉर्मली हम सांस छोड़ चुके हैं, उसके बाद हम फोर्सफुल्ली यानी कि दम लगा के सांस छोड़े, मतलब कि जितना छोड़ना उसके ज़्यादा छोड़ दिए, तो वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, और उसका जो डाटा है वो 1000 से 1100 ml है। अब रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में देख ले, तो रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन सम अमाउंट ऑफ एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन लंग्स। अगर हम फोर्सफुल्ली भी एक्सहेल कर दिए यानी सांस बाहर निकाल दें, फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ जो यानी कि गैसेस हमारे लंग्स में रहते हैं उसे रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम कभी भी नहीं निकलता है, और ये हमको यानी कि प्रोवाइड करता है कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स से। रेसिडुअल वॉल्यूम का जो रेंज होता है वो 1100 से 1200 ml होता है। रेसिडुअल वॉल्यूम इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट लंग्स कोलैप्स, जो पहले मैं बता चुकी हूँ।
नेक्स्ट पॉइंट है स्पायरोमीटर कांट मेजर रेसिडुअल वॉल्यूम एंड ऑल द कैपेसिटीज विद आरवी। हम ऐसे तो बोलते हैं कि स्पायरोमीटर यानी कि रिस्पायरेटरी रेट को मेजर करता है, बट जो रिजर्व वॉल्यूम है इन रिस्पायरेटरी वाला रेसिडुअल वॉल्यूम है उसे मेजर नहीं करता, और जितने भी कैपेसिटीज है उसको मेजर नहीं कर सकता है स्पायरोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पायरेटरी कैपेसिटी। जो रिस्पायरेटरी कैपेसिटी बनता कैसे है, तो बहुत सारे रिस्पायरेटरी वॉल्यूम अगर हम मिला दे, बहुत सारे ऐड कर दे रिस्पायरेटरी वॉल्यूम को, तो वो रिस्पायरेटरी कैपेसिटी बन जाता है। तो पहला है हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या होता है? आफ्टर नॉर्मल एक्सलेशन, अगर हम नॉर्मली सांस छोड़ दें, फिर टोटल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल। नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद हम टोटली कितना एयर हम इनहेल कर सकते हैं, ले सकते हैं सांस, उसे हम कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम तो रहेगा, प्लस में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मली हम सांस लेने के बाद कितना अमाउंट ऑफ एयर कोई पर्सन छोड़ सकता है, उसे हम कहते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम तो होता ही है, प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ये क्या होता है? आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन एंड द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स। नॉर्मली हम कितना सांस ले सकते हैं, उसके बाद भी जो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होता है हमारे लंग्स में, उसे हम कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्योंकि नॉर्मल एक्सहेलेशन कर रहे हैं हम, प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम आएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है वाइटल कैपेसिटी। क्या होता है? द टोटल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सहेल आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन। फोर्सफुल इनहेलेशन करने के बाद हम कितना सांस एक्सहेल कर सकते हैं, या फोर्सफुल एक्सहेलेशन करने के बाद हम कितना सांस इनहेल कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसे हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों आ जाएगा, प्लस टाइडल वॉल्यूम आ जाएगा। अब टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी जो होता है, द टोटल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन। टोटल अमाउंट ऑफ एयर कितना प्रेजेंट है हमारे लंग्स में फोर्सफुल इनहेल सांस लेने के बाद भी। तो टोटल लंग्स कैपेसिटी जो होता है वो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, मतलब कि टाइडल वॉल्यूम तो रहेगा, प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस आरवी रेसिडुअल वॉल्यूम, सारे वॉल्यूम मिलाने के बाद टोटल लंग्स कैपेसिटी। ऐसे भी कैपेसिटी बनता ही है वॉल्यूम से, तो टोटल लंग्स कैपेसिटी के लिए टोटल वॉल्यूम मिलाना पड़ेगा। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है? तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, जैसे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन हो गया, एक्सचेंज मेम्ब्रेन हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया जो नॉन सेलुलर होता है, जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड प्लस ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना होता है। प्रोटीन पार्शियल प्रेशर होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर ऑफ अ गैस। बहुत सारे गैस पर एक सिंगल गैस का जब प्रेशर पड़े, तो जैसे प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नोट पॉइंट, एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ एयर क्या है? मोर सॉल्युबिलिटी ऑफ एयर, जितना सॉल्युबल हमारा एयर होगा इजीली डिफ्यूजन उतना ज़्यादा होगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट में है कि कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ऑक्सीजन से 20 से 25% ज़्यादा जल्दी से सॉल्युबिलिटी को अपनाता है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया कि रिस्पायरेटरी गैस जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में कितना पाया जाता है, एल्वुलाई में कितना पाया जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू में कितना पाया जाता है। तो एटमॉस्फेयर में जो हमारा ऑक्सीजन होता है 159% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% होता है। हमारे एल्वुलाई में जो ऑक्सीजन होता है 104 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 45 होता है। ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारा ऑक्सीजन 40 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 45 होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारा जो ऑक्सीजन 95 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 40 होता है। टिश्यू में जो है हमारा ऑक्सीजन 40 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 45 होता है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में दो ही गैस का ट्रांसपोर्टेशन होता है यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है? ब्लड में जब ऑक्सीजन जाता है तो प्लाज्मा जिसमें लिपिड पार्ट होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट जिसमें प्लेटलेट्स और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी आते हैं।
आरबीसी क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। तो है हीमोग्लोबिन, आरबीसी हीमोग्लोबिन रखता है। तो एक हीमोग्लोबिन को हम कैसे तोड़ेंगे? हीम पार्ट और ग्लोबिन पार्ट। ग्लोबिन एक प्रोटीन है या पॉलीपेप्टाइड है जो 4 होता है, 4 में से 2 अल्फा 2 बीटा। और हीम जो है आयरन का पार्ट होता है, आयरन 2 पॉजिटिव, 4 हीम होता है, 4 आयरन प्लस। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन, प्लाज्मा में जो है प्लाज्मा एल्वुलाई डिजॉल्व इन प्लाज्मा में 3% होता है और 97% होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, ऑक्सीजन बाइंडेड टू हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन बाइंड टू आयरन पॉजिटिव। 1 hemoglobin can carry 4 oxygen. Every 100 ml has 15 ग्राम hemoglobin. 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हमारा हीमोग्लोबिन होता है मेनली। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैन कैरी 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजन ब्लड। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में हम परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन देखते हैं और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं। तो सिग्मोइड कर्व होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, और इसका सेचुरेशन 97 से 98% होता है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करें तो प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड 7% होता है, 20 से 25% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन में होता है और 70% बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। इस चैप्टर में अब डिसऑर्डर 2-3 बचे हैं, जैसे कि पहला अस्थमा। अस्थमा क्या होता है? एलर्जिक डिसऑर्डर होता है, मे बी ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ पॉलन एलिमेंट्स एंड वेजिटेटिविटी, देयर इज एन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। रेडनेस हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है अस्थमा के कारण। अस्थमा सॉ इन्फ्लामेशन इन वॉल ऑफ ब्रोंकियोल्स एंड ब्रोंक्यूल्स। अस्थमा के कारण जो हमारा रिस्पिरेटरी पार्ट होता है, यानी कि उसका जो भी कैपिलरीज वो नैरो हो जाता है। अस्थमा लीड टू ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड विचिंग साउंड इन प्रोड्यूस एज अ पर्सन ब्रीच, यानी अस्थमा के कारण ब्रीदिंग में डिफिकल्टीज होता है, विचिंग साउंड हो जाता है। इम्फाइसीमा, इम्फाइसीमा क्या है? इम्फाइसीमा इट इज़ अ क्रोनिक डिसऑर्डर, ये क्रोनिक डिसऑर्डर है डेट ऑकर्ड टू एक्सेसिव एग्रेट स्मोकिंग, बहुत सारा स्मोकिंग करने से इम्फाइसीमा हो सकता है। अब न्यूमोकेसियसिस, ये होता है ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिजीज। ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिजीज कहने का अर्थ ये है कि जब वर्कर लोग इंडस्ट्री में, कोयला फैक्ट्री में या बहुत सारी जगह काम वाम करते हैं, तो वो जो ईंट पत्थर का जो भी स्मॉल पार्टिकल्स होता है उसके रिस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू उसके लंग्स में जाता है, तो ये डिजीज होता है। इसका एग्जाम्पल है एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टोस जिसे कहते हैं सिलिकॉन सिलिकोसिस, ये सारे रोग होता है ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर से। तो यहाँ हमारा चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ख़त्म होता है, और ये 1 शॉर्ट वीडियो था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड विथ एस के दास।